हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। देखो, इसमें ना कई सारे टेस्ट आपको करने हैं, जैसे जी टेस्ट, काय टेस्ट और काय स्क्वायर टेस्ट एंड देन टी टेस्ट। दो तरह के टी टेस्ट आपको करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके सारे टेस्ट जो है वो अच्छे से समझाऊंगी। तो सबसे पहले है सी टेस्ट, वो भी 2 सैंपल टेस्ट। तो देखो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, factory uses two different prediction method A and method B to make a battery. You want to know if there is a significant difference in the average battery life. और हमें पता है कि जो वेरिएंस है मेथड ए का वो 100 है और वेरिएंस मेथड बी का 120 है। अब यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज आप देख सकते हो दे दी है। क्वेश्चन है कि क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दोनों बैटरीज में या नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ना इस नोट पे ध्यान दिलवाना चाहूंगी। देखो, अगर आपको कभी भी अगर आपको वाइवा में पूछे या वहां पे आप कंफ्यूज हो और आपको समझना है कि कौन सा टेस्ट लगाना है, तो मैं आपको बता दूं कि जी स्क्वायर टेस्ट आपका तभी लगता है जब ये जो एन है, मतलब नंबर ऑफ एंट्री 30 से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये कम ली है ताकि मैं इजिली बस आपको समझा सकूं। ठीक है, अगर वहां पे आपके ऐसा कुछ होता है कि स्पेसिफिकली नहीं कहा है और खुद ही सोचने पे कहा है कि आप खुद ही सोचो कि कौन सा टेस्ट लगना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर नंबर ऑफ एंट्री 30 से ज्यादा है तो आप जी टेस्ट लगा लो, वरना फिर आप काय स्क्वायर टेस्ट वगैरह यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हाइपोथेसिस बनानी है। देखो, दो तरह की हाइपोथेसिस होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस और एक होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाती है तो इसका मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी सही है। अब यहाँ पे हमने नल हाइपोथेसिस ना हमेशा नो वाली चीज को लेती है। ठीक है, नो वाली चीज को नल हाइपोथेसिस लेती है। तो नल हाइपोथेसिस ने हमें निकालना क्या था कि क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। ठीक है, तो हमने नल हाइपोथेसिस में लिया कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है नहीं दोनों की बैटरी लाइफ में। दोनों मेथड से कैसी बैटरी प्रोड्यूस कर लो, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द बैटरी लाइफ ऑफ मेथड। यहाँ पे मैंने ये पूरी चीजें यहाँ पे कॉपी कर ली है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाके अपना ना ये वाला टैब खोलना है। अगर आपके डेटा टैब में डेटा एनालाइज का ये फंक्शन आ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो आपको फाइल्स पे जाना है, यहाँ ऑप्शंस पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एड इन पे जाना है और यहाँ से आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। देखो, मेरे में ऑलरेडी इनेबल हो रखा है एनालाइज टूल पैक। ठीक है, अगर नहीं आपके में आ रहा है तो आपको इस तरीके से ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको डेटा एनालाइज खोलना है। यहाँ पे आपको ये नीचे आपको जेड टेस्ट मिल जाएगा, 2 सैंपल फॉर अ मीन। ठीक है, इसे करना है ओके। फिर देखो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बार रन कर रखा है इसलिए मेरी ये वैल्यूज आ रही है, मैंने डिलीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपको वैल्यू वेरिएबल 1 की रेंज सेलेक्ट करनी है। तो वेरिएबल 1 की मेरी रेंज क्या है, वेरिएबल की रेंज मेरी ये है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर सेकेंडली मुझे सेकंड वेरिएबल रेंज को सिलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पे ये सेकंड वेरिएबल रेंज को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हाइपोथेसिस मीन डिफरेंस, हमें पता है कि क्वेश्चन में देखो हाइपोथेसिस मीन डिफरेंस आप ना 0 ही लेना, जब तक क्वेश्चन आपको कुछ स्पेसिफिकली ना बोल दे तब तक आपको हाइपोथेसिस मीन डिफरेंस 0 लेना है। फिर वेरिएबल 1 का जो वेरिएंस है वो हमें 100 बता रखा है, तो मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगी। ठीक है, देखो ये दे रखा है। ठीक है, और मेथड बी का जो वेरिएंस है वो 120 बता रखा है, तो मैं यहाँ पे 120 लिख दूंगी। ओके, अब अगर मैंने लेबल सेलेक्ट करी होती, ये जो लेबल अगर मैंने सेलेक्ट करी होती तो मैं इस चेक बॉक्स को टिक कर देती, बट मैंने लेबल सेलेक्ट नहीं करी है तो मैं इसको चेक बॉक्स को टिक नहीं करूंगी। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में अगर गिवन होगी तो आपको वही लेनी है, वरना 0.05 ही आपको लेनी है। उसके बाद ये है आउटपुट रेंज। आउटपुट रेंज, अब मैं यहाँ पे आउटपुट अपनी रेंज सेलेक्ट कर लूंगी। सो इसको करती हूँ मैं डिलीट, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया अपनी आउटपुट रेंज कि मुझे अपना आउटपुट यहाँ चाहिए। सब कुछ सेट है, अब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मेरा पूरा आंसर आ चुका है। अब देखो, मेरा ये आंसर आ गया है। ठीक है, अब आपको ना यहाँ पे आपको अपना डिसीजन भी बताना है कि आप कौन सी हाइपोथेसिस के लिए मान रहे हो, नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये टेस्ट कौन सा है, 2 सैंपल टेस्ट, तो आपको ये वाली जो 2 टेल वैल्यू है उसको उसको देखना है। ठीक है, अगर आपकी 2 टेल वैल्यू, मतलब ये जो p की 2 टेल वैल्यू है वो आपकी 0.05 जो आपने अल्फा वैल्यू ली है उससे ज्यादा है, तो उस केस में आपकी नल हाइपोथेसिस सही रहेगी। बट अगर ये 0.05 से जो आपकी अल्फा वैल्यू है उससे कम है, जैसे कि हमारे केस में ये 0.05 से बहुत कम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हमारा डिसीजन होगा वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस।
हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी वो सही है। इट मींस कि दोनों मेथड से जब हम बैटरी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनके बीच में बैटरी लाइफ में काफी ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जेड टेस्ट खत्म होता है। अब चलते हैं काई स्क्वायर टेस्ट पे। सो देखो, सबसे पहले हमारे पास है काई स्क्वायर इंडिपेंडेंट टेस्ट। देखो, काई स्क्वायर इंडिपेंडेंट टेस्ट हमारा ये देखता है कि क्या जो दो कैटेगरियल वेरिएबल हैं वो रिलेटेड है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे आपको दो वेरिएबल दिख रहे होंगे, मेल और फीमेल। ठीक है, तो हमें ये देखना है क्या ये सब रिलेटेड है या नहीं। अगर आप काई स्क्वायर टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट देखें ना, तो इस केस में सिर्फ इतना देखना होता है कि क्या एक वेरिएबल थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को मैच कर रहा है या नहीं। तो ये इनका डिफरेंस है। तो सबसे पहले काई स्क्वायर इंडिपेंडेंट टेस्ट को देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिसर्चर वांट टू एग्जामिन वेदर जेंडर इज रिलेटेड टू प्रीफरेंस फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास, कि क्या जेंडर ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास के प्रीफरेंस से रिलेटेड है या नहीं। हमें डेटा ये दे रखा है पूरा। ठीक है, हमारा टेस्ट दे रखा है 5% लेवल पे हमें करना है। तो अब हमें सॉल्यूशन में सबसे पहले हाइपोथेसिस बनानी है। पहली हाइपोथेसिस हमारी नल हाइपोथेसिस है कि जेंडर और क्लास प्रीफरेंस डिपेंडेंट नहीं है। उसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि जेंडर और क्लास प्रीफरेंस डिपेंडेंट है। अब हमें एक टेबल बनानी होती है ऑब्जर्व डेटा की, मतलब जो डेटा हमें ऑलरेडी यहाँ दे रखा है उसको बस हमें डायरेक्टली यहाँ ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक्सपेक्टेड डेटा। एक्सपेक्टेड डेटा को जैसे कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एक्सपेक्टेड डेटा निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है, इक्वल्स टू लगाना रो टोटल। रो का टोटल क्या है 70, उसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको कॉलम के टोटल से। कॉलम का टोटल क्या है 60। ठीक है, और फिर इसको डिवाइड कर देना है हमें ओवरऑल टोटल से। ओवरऑल टोटल इज 140, एंटर। ठीक है, अब सेम वे में हम दूसरे का करेंगे। यहाँ पे हमारा रो का टोटल क्या है 70 है, फिर से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉलम के टोटल से। हमारे ऑफलाइन वाले कॉलम का टोटल है 80, और उस पूरी वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे ओवरऑल टोटल से। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू कैलकुलेट होंगी। सो सिमिलरली हम बाकी का भी निकालेंगे। अब देखो, हमारा पूरा एक्सपेक्टेड वाली टेबल कैलकुलेट हो गई है। उसके बाद हमें निकालना होता है ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो तुम परेशान हो सकते हो। ठीक है, तो अब मैंने तुम्हें फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दिया है, तो इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो ऑब्जर्व वैल्यू है, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है 40, इक्वल्स टू लगाते हैं, फॉर्मूला शुरू करते हैं 40 माइनस जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ठीक है, और इसमें ब्रैकेट लगाएंगे। ध्यान से देख लो, ब्रैकेट जरूर लगाना, बिकॉज ब्रैकेट नहीं लगाते तो दिक्कत होती है। देन उसके बाद हम ये वाला लगा के 2, मतलब टू दी पावर 2, इसकी पूरी पावर में, मतलब इसका पूरा स्क्वायर, एंड देन डिवाइडेड बाय हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू। सिमिलरली हम इसका निकालेंगे। हमने क्या लेना है, फिर से हमारी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसमें से माइनस करना है हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, ब्रैकेट टू द पावर 2 एंड देन डिवाइडेड बाय हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, हियर वी गेट द आंसर, और इसको नीचे कर देंगे हम, ड्रैग, हमारा आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें ऑलरेडी दे रखा है। हमें यहाँ दे रखा है कि हमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है, तो वो डायरेक्टली मैंने यहाँ से ले लिया। अब यहाँ पे है डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट होता है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे पास 2। ठीक है, -1, इसका भी फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कॉलम -1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो कितनी है 2 -1 ब्रैकेट क्लोज। ये इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कॉलम -1 इंटू नंबर ऑफ रो -1। तो ये हमारे पास आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। इतना काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हम सम कर देंगे। किसका, ये जो हमारी जितनी एक्सपेक्टेड वैल्यू है इनका हम सम कर देंगे, एंड हियर वी गेट द आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया। वी नीड टू कैलकुलेट एक्स स्क्वायर क्रिटिकल। इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। सो फॉर कैलकुलेटिंग दिस हमारा एक फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू CHISQ डॉट इनवर्स RT। ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम लेंगे। हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, देन कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, अब फाइनल हमारी डिसीजन का बारी है। ठीक है, तो देखो हमारा डिसीजन क्या होगा।
तो डिसीजन ये है कि हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन है एक्स स्क्वायर क्रिटिकल से, तो इसीलिए हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे. सो वी विल राइट सिंस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर क्रिटिकल, मतलब जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो बड़ा है एक्स स्क्वायर क्रिटिकल से, सो वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. इसका मतलब क्या है कि हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे कि जेंडर और क्लास परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करती है एक दूसरे पे. ठीक है, अब चलते हैं काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ इट. तो देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, कॉलेज वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ न्यूली लॉन्च कोर्स ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. लॉन्च होने से पहले, कोर्स के लॉन्च होने से पहले का डेटा दे रखा है कि 60% ऑफ स्टूडेंट जो थे वो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते थे, 25% कभी कभी करते थे और 15 रेगुलर करते थे. अब क्या हुआ कि एक सर्वे हमने कंडक्ट किया कोर्स को लॉन्च करने के बाद और हमें डेटा आया कि जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं स्टूडेंट वो 255 है, जो कभी कभी करते हैं वो 125 है और जो रेगुलर करते हैं 90 है. ठीक है, टोटल हमारा डेटा 470 है. तो अब हमें इसे कैलकुलेट करना है काई स्क्वायर टेस्ट मॉडल से फॉर अ गुडनेस ऑफ फिट. ठीक है, तो सबसे पहले हमने दो हाइपोथेसिस बना ली. हमारी पहली नल हाइपोथेसिस की कोई भी चेंज नहीं आया है कोर्स के बाद भी, एंड देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की चेंज आया है कोर्स के बाद. देखो अगर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया है तो आपको हमेशा 0.05 लेना है जैसा मैंने लिया. उसके बाद मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो हमारा ऑब्जर्व डेटा था वो मैंने लिख लिया, ये वाला 250, 55, 125, ये पूरा डेटा मैंने लिख लिया है. नाउ हमारा जो एक्सपेक्टेड रेशो है वो भी मैंने यहाँ से लिख लिया है. एक्सपेक्टेड रेशो जैसे इधर रखा था 60, 25 एंड 15. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड डेटा. सो टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड डेटा मैं क्या करूंगी, टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी हमारा जो एक्सपेक्टेड रेशो है और हमारे पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब क्योंकि मेरा जो ये टोटल है 470 वो तो सेम ही रहेगा, सो विद द हेल्प ऑफ F4 मैं इसको फिक्स कर दूंगी. ठीक है, एंड नाउ सिंपली आई विल ड्रैग इट डाउन. आफ्टर दिस वी नीड टू कैलकुलेट दिस पॉइंट. ठीक है, तो जैसे हमने पिछले वाले टेस्ट में किया था ना, सिमिलरली हम इस टेस्ट में करेंगे. सो इक्वल्स टू लगाएंगे, ऑब्जर्व डेटा लेंगे माइनस हमारा जो एक्सपेक्टेड डेटा है, ब्रैकेट लगाएंगे. इन शॉर्ट दैट कि तुम ब्रैकेट लगा रहे हो वरना तुम्हारी जो वैल्यू तुम्हें चाहिए ना वो नहीं आएगी. देन उसके बाद दिस पावर दिस एंड डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड डेटा. ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर. और सिमिलरली अब मैं क्या करूंगी, इसको ड्रैग डाउन कर दूंगी बिकॉज मैंने फॉर्मूला लगा दिया. आप इसे देख सकते हो कि सेम ही फॉर्मूला सब में लग गया. ओके, इसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर कुछ नहीं है तो 0.05 लेना है. ठीक है, अब हम स्क्वायर स्टैट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो स्क्वायर स्टैट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बस हमें इसका समीशन कर देना है एंड एंटर. ओके, नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कैटेगरी -1. देखो जो पिछले वाला टेस्ट था ना उसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग था, बट गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कैटेगरी -1. तो हमारे पास कितनी कैटेगरी है, सो वी हैव 3 कैटेगरी. एक तो हो गई हमारी नॉ रेगुलर एक्सरसाइज, रेयरली एक्सरसाइज दूसरी और रेगुलर एक्सरसाइज तीसरी. तो 3 कैटेगरी हो गई. सो वी विल राइट इक्वल्स टू 3 -1. ठीक है, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 2. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट एक्स स्क्वायर क्रिटिकल. सो एक्स स्क्वायर क्रिटिकल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही है जो पिछले टेस्ट में था, दैट इज CHISQ डॉट इनवर्स RT. ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी हमने वही लेनी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एंटर. अब हमारे पास दोनों चीज आ गई है, एक्स स्क्वायर स्टैटिक्स भी और एक्स स्क्वायर क्रिटिकल भी. अब हमारा डिसीजन क्या होगा, देखो जैसा पिछली बारी में डिसीजन था कि अगर एक्स स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन है एक्स स्क्वायर क्रिटिकल से तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते थे. सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन है एक्स स्क्वायर क्रिटिकल से तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे. सो आवर डिसीजन विल बी since the x square stat is greater than x square critical we will reject the null hypothesis. इसका मतलब क्या है कि there is change after the course. Now we have the next test that is T test for paired sample. देखो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि paired sample हमारा कब यूज होता है.
तो देखो टी टेस्ट का जो पेयर्ड सैंपल होता है ना, वो हम तब यूज करते हैं जब हम सेम ग्रुप ऑफ डेटा को, मतलब सेम ग्रुप ऑफ पीपल को बिफोर एंड आफ्टर ऑफ समथिंग मेजर कर रहे होते हैं। मैं 10 स्टूडेंट्स का वेट मेजर कर रही हूँ कि हेल्दी डाइट लेने के बाद उनका वेट में क्या फर्क आया है, तो मैं उन सेम स्टूडेंट्स का बिफोर डाइट एंड आफ्टर डाइट चीजें मेजर करूंगी। तो उस केस में मैं टी टेस्ट फॉर पेयर्ड सैंपल का यूज करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, उसे एक बार पढ़ लेते हैं फिर इसे सॉल्व करते हैं। A teacher want to check whether a special training program improve the student test score. 10 student score before training program and after training program are recorded. Using appropriate test, check whether training program made any significant difference as 0.0 significant level. हमें जो significant level दिया है that is 0.05. ठीक है, हमसे पूछा है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद क्या कोई चेंज आया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम से पहले का टेस्ट के मार्क्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद के जो मार्क्स है वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए। अब सेम जैसे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हम दो हाइपोथेसिस बनाएंगे। पहली होगी हमारी नल हाइपोथेसिस कि कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, और दूसरी होगी हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हमारे डेटा टैब पे जाएंगे, यहां से डेटा एनालाइज को ओपन करेंगे और इसमें से सिंपली टी टेस्ट पेयर टू सैंपल फॉर मीन को सेलेक्ट कर लेंगे और हमारा इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। ठीक है, नाउ मैंने ऑलरेडी एक बार ये रन कर रखा है इसलिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज फिल आ रही है, लेट मी डिलीट इट। ओके, तो सब अब हमें वेरिएबल वन की रेंज सेलेक्ट करनी है, यहां से हम वेरिएबल वन की पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली वेरिएबल सेकंड की रेंज हम सेलेक्ट करेंगे पोस्ट टेस्ट के स्कोर। ठीक है, अब हाइपोथेसिस मीन डिफरेंस, हमें क्वेश्चन में कोई मीन डिफरेंस नहीं दिया है सो वी विल टेक जीरो। ओके, मैंने लेबल सिलेक्ट नहीं किया है तो मैं यहाँ पे इस चेक बॉक्स को टिक नहीं करूंगी। हमारी अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ 0.05 दे रखी है और हमारे क्वेश्चन में भी सिग्निफिकेंट लेवल 0.05 ही है, तो हम इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। नाउ आउटपुट रेंज, मतलब मुझे अपना आउटपुट कहाँ चाहिए, तो मैं इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर दूंगी कि मेरे को अपना आउटपुट यहाँ चाहिए। नाउ ऑल सेट, आई विल डू ओके एंड हियर इज माय आंसर। अब यहाँ पे देखो हमारी जो ये वाली वैल्यू है, आपको इस वाली वैल्यू की हेल्प से अपना डिसीजन लेना है कि हमें कौन सी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी जो वैल्यू है वो -⁵ करके कुछ आ रही है, मतलब इट इज वेरी लेस। तो अब मेरा डिसीजन क्या होगा, मेरा डिसीजन होगा, अब मैं ना ये देखूंगी कि क्या ये जो मेरी पी वैल्यू है वो 0.05 से बड़ी है या छोटी है। तो ये मेरी छोटी है, तो इस केस में मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगी। So मेरा डिसीजन होगा since p is less than 0.05 we will reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis. This means कि there is a significant difference made by the training program. सो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट की मार्क्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है और ट्रेनिंग प्रोग्राम काफी ज्यादा इफेक्टिव रहा है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टेस्ट दैट इज टी टेस्ट अनइक्वल वेरिएंस। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टी टेस्ट अनइक्वल वेरिएंस कहाँ यूज होता है। जब हम दो अलग अलग ग्रुप में का डेटा कंपेयर कर रहे होते हैं और वो जो डेटा हमारे पास होता है वो भी अनइक्वल होता है। जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इन्वेस्टर वाज लुकिंग एट टू इंडस्ट्री वंडरिंग इफ द डिविडेंड ऑफ कंपनी इन इंडस्ट्री ए वर हायर टू दोज ऑफ इंडस्ट्री बी। तो दो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ए इंडस्ट्री बी। ही टुक अ 10 कंपनीज ऑफ इंडस्ट्री ए एंड 12 कंपनीज ऑफ इंडस्ट्री बी। दोनों का जो डेटा है वो अनइक्वल है, एक इंडस्ट्री की मेरे पास 10 कंपनी है और दूसरी की 12 कंपनी है। अब उन्होंने रेंडमली डिविडेंड नोट डाउन करा है और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन दोनों इंडस्ट्रीज के डिविडेंड के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। तो देखो सिग्निफिकेंट का कोई मतलब लेवल दिया नहीं है, सो आई एम अज्यूमिंग 0.05। आप भी जो भी अज्यूम करोगे आप वो लिख के आना, वैसे जनरली 0.05 ही आपको अज्यूम करना है। ठीक है, देन जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, हम दो हाइपोथेसिस लेंगे दैट इज नल हाइपोथेसिस कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ डिविडेंड ऑफ टू इंडस्ट्रीज। सेकंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन डिविडेंड ऑफ टू इंडस्ट्री। ठीक है, इतना होने के बाद मेरा पूरा डेटा तैयार है, हाइपोथेसिस मेरी तैयार है। नाउ आई विल गो टू द डेटा टैब, यहां से मैं डेटा एनालाइज को सिलेक्ट करूंगी एंड ये डायगोनल बॉक्स में से मैं यहाँ पे नीचे जाके सिलेक्ट कर लूंगी टी टेस्ट टू सैंपल अज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंस। ओके करूंगी, यहाँ पे मेरा दूसरा डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। यहाँ पे मैंने एक बार रन कर रखा है टेस्ट, सो मेरे पास डेटा आ रखा है, बट कोई नहीं, लेट मी डिलीट इट। नाउ मैं वेरिएबल वन की रेंज सेलेक्ट करूंगी, तो मेरा वेरिएबल वन है ये, इसे मैं पूरी रेंज सेलेक्ट कर दूंगी। देन वेरिएबल सेकेंड,
इंडस्ट्री बी का डेटा सिलेक्ट करूंगी। अब देखो कोई भी हाइपोथेसिस मेन डिफरेंस क्वेश्चन में है नहीं, सो आई एम अज्यूमिंग इट इज जीरो। ठीक है, मैंने लेबल्स को सिलेक्ट नहीं किया तो मैं इसे चेक नहीं करूंगी। आउटपुट रेंज मुझे देनी है क्योंकि मुझे इसी वर्कशीट में चाहिए, तो मैं यहीं पे इसका आउटपुट रेंज दे दूंगी कि मेरे को आउटपुट चाहिए यहाँ पे। सब कुछ लिखने के बाद, सब कुछ होने के बाद मैं ओके कर दूंगी एंड हेयर इज माई आंसर। नाउ अब हमें फिर से P, ये वाली P वैल्यू देखनी है। P की व्यू टू टेल, ये वाली वैल्यू हमें देखनी। देखो अगर ये वैल्यू हमारी हमारे सिग्निफिकेंट लेवल से कम है, लाइक अगर P इज लेस देन 0.05, तो हमारा डिसीजन होगा वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब देखो हमारी P की वैल्यू है 0.01064 और हमारा जो वैल्यू है 0.05, तो P हमारा कम है एंड वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। दिस मीन देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन अ डिविडेंड ऑफ टू इंडस्ट्रीज। इन टेस्ट के बाद आपका एक क्वेश्चन आएगा रिपोर्ट राइटिंग का, तो चलिए अब उस पे चलते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है वो पहले मैंने लिया है। पहले आपको वो बता देती हूँ कि कैसे आपको लिखनी है, उसके बाद एक क्वेश्चन लेके आपको दिखा दूंगी कि किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको टाइटल लिखना होता है, रिपोर्ट का टाइटल, ऑथर नेम, डेट। फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है, ब्रीफ समरी रिसर्च की कि आपने क्या एम, मेथड, फाइंडिंग क्या है। फिर इंट्रोडक्शन लिखना होता है जिसमें आपको बैकग्राउंड, रिसर्च प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव वगैरह लिखने होते हैं। देन लिटरेचर रिव्यू होता है, देन मैथडोलॉजी, रिजल्ट एंड फाइंडिंग एंड डिस्कशन, एंड देन कंक्लूजन एंड एट लास्ट रेफरेंस। अब आपको लग रहा होगा अरे एक टॉपिक दे दिया जाएगा उस पर इतना सब कुछ लिखना होगा, कैसे लिखेंगे हम? गाइस डोंट वरी, आपको सिर्फ हेडिंग याद करके जानी है। लाइक आपको कोई भी एक रेंडम टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है, आपकी वहां वो नॉलेज चेक नहीं हो रही कि आपकी इंग्लिश चेक हो रही है, ग्रामर चेक हो रही है, कितने अच्छे से लिख रहे हो आप, नहीं। उनको बस एक चीज चाहिए कि आपको बेसिक फॉर्मेट आता है या नहीं। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे फॉर्मेटिंग के कुछ क्वेश्चंस आएंगे वो आते हैं या नहीं। तो आपको क्या करना है, ये जो हेडिंग्स है ये अच्छे से याद करके चले जाना। ठीक है, जो भी टॉपिक आएगा उसको इस हेडिंग के हिसाब से जो भी आपको आता होगा वो लिख देना अपनी नॉलेज के हिसाब से, उसके लिए ज्यादा डरना मत। मेन चीज जो है वो आपकी फॉर्मेटिंग की है। मैंने फॉर्मेट होने के बाद मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और किस तरीके से आपको फिर उसे करना है। देखो आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा कि राइट अ शॉर्ट रिसर्च रिपोर्ट ऑन इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। यहाँ पे मैंने ये टॉपिक लिया है, टॉपिक कोई भी आ सकता है, इट विल बी एनी रैंडम टॉपिक। अब इतने टॉपिक आप उसको याद तो करके जा नहीं सकते। देन आपके कुछ दो तीन क्वेश्चन और आएंगे, जैसे यूज टाइम्स न्यू रोमन, साइज आपको 12 रखना है फॉर अ मेन टेक्स्ट। देन सेट द मेन हेडिंग फॉर फॉन्ट साइज 14, बोल्ड रखनी है, प्रॉपरली अलाइंड होनी चाहिए। दो एटलीस्ट टू इन टेक्स्ट साइटेशन यूज करनी है यूजिंग एपीए स्टाइल। ये जो लास्ट के दो क्वेश्चन है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है जब मैं अभी कराऊंगी। ठीक है, एंड देन आपको फिर रेफरेंस लिस्ट ऐड करनी है एट द एंड इन प्रॉपर एपीए स्टाइल। तो चलो मैंने ना एक रिसर्च पूरी तैयार करके रखी है इस पे, इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट एकेडमिक्स। इस पे ना ये बाकी के जो क्वेश्चन है टू, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसको करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी एक रिसर्च लिख ली है उसी फॉर्मेट में, इंट्रोडक्शन, मैथडोलॉजी, फाइंडिंग्स, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। अब हमें जो जो बोला हुआ था ना उसको देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें इसे टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट करना है मेन टेक्स्ट को, और साइज रखना है 12। अभी आप देखोगे तो इस टेक्स्ट को मैंने कैलिबर में कर रखा है और साइज जो है वो 11 है। सो आई नीड टू सेलेक्ट दिस होल डॉक्यूमेंट, लाइक होल टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूंगी। ठीक है, फिर यहां से मुझे टाइम्स रोमन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नहीं मिले तो सर्च कर लेना, आ गया टाइम्स रोमन। तो मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया टाइम्स रोमन में। सेकेंडली मेरे को बोला हुआ था कि साइज चेंज करना है, तो देखो यहाँ से साइज चेंज होता है, मैंने इसका साइज कर दिया 12। पहला मेरा सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, आपको सेकंड क्वेश्चन के मार्क्स मिल गए। नाउ द थर्ड इज सेट द मेन हेडिंग फॉन्ट 14, बोल्ड एंड प्रॉपर्ली अलाइन। अब जो मेरी जो मेन हेडिंग है, मेरी मेन हेडिंग ये है, इसको मैंने साइज करना है 14, बोल्ड करना है, बोल्ड ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, और ये अलाइंड भी है, अलाइन मतलब प्रॉपरली इस यहाँ पे ऐसे अलाइन होना चाहिए, सो इट्स अलाइन। नाउ नेक्स्ट इज इंक्लूडिंग टू, एटलीस्ट टू इन टेक्स्ट साइटेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसे देखो कैसे करना है। अब इसके लिए आपको पहले जाना है रेफरेंसेस टैब में। इस टैब के अंदर
आपको यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करना है। देखो मेरा ऑलरेडी एपीए स्टाइल सेलेक्ट हो रखा है। अगर आपको कोई और स्टाइल में आता है, जैसे मेरे क्वेश्चन में एपीए स्टाइल है, तो मेरे को इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको शिकागो या किसी और में आता है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब एपीए, तो मैंने यहाँ पे एपीए सेलेक्ट किया। नाउ इंसर्ट साइटेशन पे जाना है। इंसर्ट साइटेशन के बाद देखो, अगर आपने ऑलरेडी कोई साइटेशन ऐड कर रखी है तो वो आपकी ऐसे डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे मैंने ऑलरेडी एक बार यूज कर रखा है, तो मैंने ये साइटेशन उसमें ऐड करी थी। लेकिन आप तो तभी मतलब तभी करोगे स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिकल करोगे। तो आपको क्या करना है, ऐड न्यू सोर्स पे जाना है। आपका इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से टाइप ऑफ सोर्स सेलेक्ट करनी है कि कहाँ पे आपने ये चीज पढ़ी है। ठीक है, इनटेक्स्ट साइटेशन का मतलब होता है, देखो जैसे मैंने कोई भी बात किसी आर्टिकल में पढ़ी है, ठीक है, तो उस आर्टिकल में पढ़ने के बाद मैंने क्या किया है कि अब उस आर्टिकल को मैंने उसमें से पढ़ के अपने रिसर्च पेपर में मैंने वो बात लिखी है। तो मैं बताऊंगी कि ये बात मैंने उस आर्टिकल या उस रिसर्च पेपर में पढ़ी थी। तो जहां से पढ़ी है वो सोर्स सेलेक्ट कर लो, अगर आपने बुक से पढ़ी है, आर्टिकल से पढ़ी है। अब देखो यहाँ पे तो तुम्हारा सब कुछ इमेजिनरी होगा। प्रैक्टिकल में तुमसे कोई बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जाके मैं भाई चेक करूंगा कि ऐसा कोई ऑथर है भी या नहीं। तो कोशिश करना कि जनरल आर्टिकल ही सेलेक्ट कर दो, क्योंकि ये आसान पड़ता है। उसके बाद कोई ऑथर का नाम लिखना है, तो मैं लिख ले देती हूँ जेम्स हुक एंड जेनी। मैंने यहाँ पे एक रेंडम कोई भी ऑथर का नाम लिख लिया। आप अपने फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। फ्रेंड का नाम लिख दो, अपना नाम लिख दो ऐड करके, ठीक है। और एक और साइटेशन में अपनी किसी दूसरी फ्रेंड का लिख दो, घर वालों का नाम लिख दो, तुमसे कोई नहीं पूछने आ रहा। देन टाइटल, देखो इसका ध्यान रखना। अब अगर आपका जो टॉपिक है वो इफेक्ट ऑन सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस है, तो आपका जो टाइटल मतलब आप उसके रिलेटेड ही पेपर पढ़ोगे, तो आपका टाइटल कुछ इससे मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे मेरा जो टाइटल है वो मैंने यहाँ पे लिखूंगी, इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। देखो मुझे सेम जो मेरा टॉपिक है, मान लो मैं अगर किसी चीज पे रिसर्च लिख रही हूँ, तो सेम टॉपिक तो किसी और का नहीं हो सकता। अगर किसी और का सेम ही रिसर्च का टॉपिक होगा तो मेरा रिसर्च करने का कोई फायदा नहीं है उस टॉपिक पे। सबके टॉपिक अलग होते हैं रिसर्च के, बट उससे मिलता जुलता कुछ हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे ये जो अकेडमिक वर्ड था उसको स्किप कर दिया और ये लिख दिया जनरल नेम। जनरल नेम मतलब कई सारे जनरल होते हैं, जैसे साइंस वालों के लिए कुछ और होता है, कॉमर्स वालों के लिए स्कूपस होता है, और भी होता है, मतलब कई सारे जनरल होता है। आप कुछ भी जनरल यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे स्कूपस ही लिख देती हूँ। आपको कोई और याद आ रहा है आप कुछ और लिख दो, डजेंट मैटर। ईयर, कोई सा भी ईयर डाल दो जिसमें भी आपने पेपर पढ़ा है, बस 2026 मत डाल देना, क्योंकि 2026 में अगर कोई पेपर आने वाला है तो वो आपको अभी नहीं मिलेगा। सो ट्राई टू कीप इट 24-20, ठीक है। फिर पेज, पेज मतलब कि उस पेपर के कौन से पेज नंबर पे आपने ये बात पढ़ी है। तो रेंडमली मैं यहाँ डाल देती हूँ कि सेकंड पेज पे मैंने ये बात पढ़ ली थी। सब होने के बाद मैं कर दूंगी ओके, और यहाँ पे ये मेरी साइटेशन ऐड कर देगा। ठीक है, एक साइटेशन मेरी ये ऐड हो गई। सिमिलरली मैं दूसरी साइटेशन ऐड कर लूंगी। अब देखो जब मैं यहाँ क्लिक करूंगी, मेरे पास ये दो साइटेशन मैंने ऐड करी है ना अभी आपके सामने, ये मुझे यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो आपको जैसे मेरे को अब यहाँ पे इस वाली जगह पे ये सेम साइटेशन ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अपना होल्डर प्लेस किया, इंसर्ट साइटेशन पे गई एंड एंटर। अब इसके बाद मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि मेरे को रेफरेंस लिस्ट ऐड करनी है। तो रेफरेंस लिस्ट जहाँ पे भी मेरे को ऐड करनी है, लाइक आई वांट टू ऐड एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, वो वहां पे अपना प्लेस होल्डर रखूंगी। ठीक है, उसके बाद ये जो बिब्लियोग्राफी है यहाँ पे मैं जाऊंगी और ये रेफरेंसेस पे मैं क्लिक कर दूंगी। जो भी मेरे रेफरेंसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे थे मैंने ऐड करे, वो यहाँ पे आ जाएंगे और आपको इतना ही काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो रिपोर्ट राइटिंग वाला काम है वो हो जाएगा। नाउ आपका एक क्वेश्चन आएगा गूगल फॉर्म का, कि आपको गूगल फॉर्म बनाना है फॉर योर रिसर्च। तो सबसे पहले तो आपको अपना रिसर्च क्वेश्चन देखना पड़ेगा और उसके बेसिस पे अपने रिसर्च क्वेश्चन थियोरेटिकली बनाने पड़ेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे कि आप ये टैब ओपन करोगे, यहाँ पे आपको लिखना है form.google.com और कर देना है एंटर। मैं आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म बनाना सिखा रही हूँ, कैसे क्वेश्चन उसमें डालने हैं वो आपके ऊपर है कि आपके क्या रिसर्च है और आपका क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। फिर यहाँ से आपको ब्लैंक फॉर्म जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये इस तरीके का फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे डालना है टाइटल, कि आपके फॉर्म का टाइटल क्या है। मान लो मुझे रिसर्च करनी है इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक्स। जो मेरा टॉपिक था उसे ही ले लेती हूँ कि क्या इफेक्ट पड़ता है सोशल मीडिया का
तो यहाँ पे मैंने टॉपिक डाल दिया है, टाइटल डाल दिया है। नाउ मैं फॉर्म का डिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ कि मैं यहाँ क्या मेजर करना चाहती हूँ। तो मैं लिख देती हूँ टू मेजर, सेम ही चीज लिख लेती हूँ कि इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन अ स्टूडेंट एकेडमिक्स। तो मुझे ये चीज यहाँ पे मेजर करनी है, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक क्वेश्चन शो हो रहा है, मैं यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन डाल सकती हूँ कि अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है, डू यू यूज सोशल मीडिया, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन आपको लेना है, कैसा क्वेश्चन लेना है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लाइक शॉर्ट आंसर आपको चाहिए, आप क्या चाहते हो कि जो पर्सन आंसर दे वो पैराग्राफ में दे, मल्टीपल चॉइस में दे, चेक बॉक्स, या फिर कोई फाइल अपलोड करे, कुछ भी आप यहाँ से ना कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे तो मल्टीपल चॉइस में चाहिए, तो मैंने मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको क्वेश्चन में कोई इमेज अपलोड करनी है तो इस वाले आइकन से आप इमेज अपलोड कर सकते हो। अब मेरा पहला ऑप्शन क्या होगा कि येस आई यूज द सोशल मीडिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैं ऐड करूंगी कि नो, और तीसरा ऑप्शन कर देती हूँ सम टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पहला क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। फिर यहां से आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो, क्वेश्चन को एक क्वेश्चन और बनाना है, डिलीट करना है तो यहां से कर सकते हो। अगर ये रिस्पॉन्स मतलब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है आपके लिए कि आपकी रिसर्च के लिए भाई ये क्वेश्चन होना ही नहीं होना ही चाहिए, पर्सन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करे, तो आप इसको इधर कर सकते हो कि इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कहीं से क्वेश्चन इंपोर्ट करना है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो, इस वाले ऑप्शन पे, और जहां से भी आपको इंपोर्ट करना है वहां से आप इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। बट आपके जो प्रैक्टिकल आएगा ना उसमें इतना झंझट में मत पड़ना कि इंपोर्ट करना है या कुछ करना है, सिंपली अपने क्वेश्चन जो है वो बना लेना, ठीक है। अगर कोई इमेज अपलोड करनी है तो यहाँ से कर सकते हो, बट आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको किसी की जरूरत पड़ सकती है तो वो है एड अ सेक्शन, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन वही होता है रिसर्च के लिए जिसमें आप एक दो सेक्शन बना सको। एक सेक्शन में आप जैसे पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो वो एक अलग सेक्शन बना लो, आप उसमें कौन आपकी डिटेल फिल कर रहा है, यूजर का नेम वगैरह, वो आप उसमें ले सकते हो। एक सेक्शन आप यूज कर रहे हो कि सोशल मीडिया आपका अकाउंट या कुछ और आप डेटा ले रहे हो तो उसका आप एक अलग सेक्शन बना लोगे, ठीक है। और ये वीडियो देखने से पहले मैं ये उम्मीद कर रही हूँ क्वेश्चनेयर कैसे बनता है रिसर्च के लिए, क्या फॉर्मेट होता है, लाइक कैसे क्वेश्चन डालने चाहिए, ऊपर कौन से क्वेश्चन आना चाहिए, पर्सनल डेटा सबसे लास्ट में मांगना चाहिए, ये सारी चीजें जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं ऑफ मेकिंग अ क्वेश्चनर फॉर रिसर्च, वो आप थ्योरेटिकली पढ़ के आए हो, क्योंकि मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि इसको बनाना कैसे। तो आपका जब ये बन जाएगा आपको बस इसे सेव कर देना है, और आप जैसे इसे सेव करोगे उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो आपका पूरा प्रैक्टिकल बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी का मैंने पढ़ा दिया है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नीचे हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा उस पर भी क्लिक करना, ठीक है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए लाइक एक्सेल के, अगर आपको ये एक्सेल फाइल चाहिए, या फिर जो मैंने आपको अभी रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से लिखनी है या कुछ ऐसा आपको चाहिए, तो आप ना गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे फिल कर सकते हो और इसे बाय कर सकते हो एट अ वेरी लो कॉस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहो चैनल पे और इसी तरीके से वीडियो देखते रहो। थैंक यू, आई होप आप सबका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा जाए।